साइंस फिक्शन ग्राउंडेड कहानियां या फिर किसी बायोपिक के बजाय इस बार क्रिस्टोफर नोलन ने वापसी की लगभग 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी एक एंशिएंट मिथिक एपिक यानी होमर की कहानी ओडिसी से। और एज अ क्रिस्टोफर नोलन फैन इस मूवी ने हमें काफी ज्यादा सरप्राइज किया एंड डेफिनेटली इस सरप्राइजिंग मूवी के पीछे इसे बनाने की भी बहुत सारी एपिक कहानियां हैं। और इस वीडियो को बनाने के लिए हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने हमें सजेस्ट किया था और इन्हीं की वजह से आज हमें पता चलने वाला है कि आखिर ओडिसी थी क्या, क्यों क्रिस्टोफर नोलन 20 साल पहले इस मूवी को नहीं बना पाए, आईमैक्स कैमरा को इस मूवी के लिए किस तरह से डिजाइन किया गया था और इसके पीछे कौन कौन सी बिहाइंड द सीन स्ट्रगल्स थी, कैसे कैसे बिहाइंड द सीन शूटिंग की गई थी और किस तरह से क्रिएट किए गए थे कुछ मिथिकल क्रीचर्स, मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस और सेट्स को, और इस मूवी ने आखिर कितनी कमाई की, ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइनली इस साल रिलीज हुई क्रिस्टोफर नोलन की एपिक ओडिसी, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन इस मूवी को तकरीबन 20 साल से बनाना चाहते थे। अल्टीमेटली साल 2023 में ओपेनहाइमर के खत्म होने के बाद इस आइडिया पे क्रिस्टोफर नोलन ने काम करना तुरंत ही चालू कर दिया था और फाइनली अर्ली 2025 में उन्होंने अपनी फिल्म पर काम चालू किया। ऑफ कोर्स बहुत बाद में इस बात को ऑफिशियली रिवील किया गया था कि क्रिस्टोफर नोलन एक्चुअली अपनी नेक्स्ट फिल्म ओडिसी को रिलीज करने वाले हैं। इस बीच बहुत सारे फैंस ने कुछ और ही मूवीज को थ्योराइज करना चालू किया था जो क्रिस्टोफर नोलन की नेक्स्ट प्रोजेक्ट हो सकती है, जिनमें से एक थी एक वैम्पायर पीरियड मूवी। इसके अलावा बहुत सारे लोग थ्योराइज कर रहे थे कि क्रिस्टोफर नोलन 1983 की ब्लू थंडर की रीमेक पर काम कर सकते हैं या फिर वो 1967 की द प्रिजनर सीरीज की मॉडर्न टाइम्स पर बेस्ड एक मूवी बना सकते हैं। बट ये सब कुछ डिबंक हुआ 2024 में जब उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को अनवील किया। लेकिन ओडिसी है क्या जिस पर ये मूवी बेस्ड है? वेल, ओडिसी एक एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर है जिसे माना जाता है कि इसे 7th और 8th सेंचुरी बीसी में होमर ने लिखा था। ये अब तक के सबसे पुराने लिटरेचर्स में से एक है जिसे एक्चुअली 24 बुक्स में डिवाइड किया गया है। कहानी बेसिकली शुरू होती है 10 साल चले ट्रोजन वॉर के बाद, जहाँ पर इथिका के राजा ओडिसियस ट्रोजन वॉर से अपने घर इथिका लौट रहे होते हैं, जिसमें भी लगभग 10 साल तक का समय लग जाता है और इसी के एडवेंचर्स को इस किताब में लिखा गया है। साथ ही साथ इथिका में ओडिसियस की वाइफ पेनेलोपी और उसका बेटा टेलेमेकस अकेले होते हैं, जिसके कारण इथिका पर राज करने के लिए कई सारे राजा पेनेलोपी को अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं। ऐसे में ओडिसियस कैसे कैसे करके घर पहुंचता है, ओवरऑल ये मूवी उसी पर बेस्ड है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टोफर नोलन इस मूवी को 20 साल से बनाना चाह रहे थे और उसका रीजन ये है कि ओरिजिनली क्रिस्टोफर नोलन 2004 में ट्रॉय मूवी को बनाने वाले थे, जिसमें एक्चुअली होमर की भी कहानी को दिखाया जाता। बट उस जमाने में शायद क्रिस्टोफर नोलन इतनी ज्यादा एस्टैब्लिश नहीं थी, जिसके कारण यहाँ पर इस मूवी के लिए वुल्फगैंग पीटरसन को चुना गया। इवेंचुअली क्रिस्टोफर नोलन ने अगले ही साल खुद को वार्नर ब्रोस के बैटमैन बिगिंस से साबित किया और तब से लेकर अब तक वो अपनी वर्जन ऑफ ओडिसी को बनाना चाहते थे। क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है और आईमैक्स के बारे में बात नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? और डेफिनेटली ये मूवी खास इसलिए भी थी क्योंकि ये पहली क्रिस्टोफर नोलन मूवी थी जिसे पूरी तरह से आईमैक्स कैमरास के साथ फिल्म किया गया था। और आप तो शायद जानते ही होंगे कि आईमैक्स की फिल्म्स कितनी ज्यादा बड़ी होती हैं ट्रेडिशनल फिल्म्स के मुकाबले, जिसके कारण इस मूवी में टोटल तकरीबन 2.1 मिलियन फीट का इस्तेमाल किया गया है, जो बेसिकली 640 किलोमीटर के आसपास है और ये रफली अमेरिका के न्यूयॉर्क और कनाडा के टोरंटो के डिस्टेंस के बराबर है। वेल, आईमैक्स के साथ शूट करना काफी कूल तो होता ही है, लेकिन उसके साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है और वो है उसकी लाउडनेस, जिसके कारण कुछ एपिक सीक्वेंस और नॉन डायलॉग सीन्स को ही प्रेफरेबली आईमैक्स के साथ शूट किया जाता था। बट क्रिस्टोफर नोलन की परफेक्शनिज्म को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक्चुअली आईमैक्स को रीडिजाइन किया गया और उसके लिए एक साउंड प्रूफ केस डिजाइन किया गया था, जो इतना ज्यादा बल्कि हैवी और बड़ा था कि इसे उठाने के लिए तकरीबन 6 लोगों की जरूरत पड़ती थी।
यही रीजन है कि कई बार कैमरा एंगल चेंज करने के बजाय यहाँ पर मिरर्स का इस्तेमाल किया जाता था और उसकी रिफ्लेक्शन को आईमैक्स के थ्रू कैच किया जाता था और इसका टोटल वजन तकरीबन 300 पाउंड यानी 150 किलोग्राम के आसपास होता था। खैर ऐसे ही मैंने आईमैक्स के फिल्म, कैमरा और थिएटर्स के बारे में एक डेडिकेटेड 15 फैक्ट की वीडियो बनाई थी, जिसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। डू चेक इट आउट। जिस तरह से ओडिसियस ने अपनी जर्नी के थ्रू कई सारे एडवेंचर्स और लोकेशंस को विजिट किया था, उसी चीज को दिखाने के लिए यहाँ पर फिल्म मेकर्स को भी दुनिया भर के कई सारे लोकेशंस को विजिट करना पड़ा था, जहाँ पर इस फिल्म को मोरक्को, ग्रीस, इटली, आइसलैंड और स्कॉटलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स तक में फिल्म किया गया है। और यहाँ पर साउंड स्टेजेस का तभी इस्तेमाल होता था जब वो इन्वायरमेंट्स रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते थे, जहाँ पर मूवी के प्रोडक्शन डिजाइनर रूथ दे जोंग ने कई महीने तक फिल्म के लिए लोकेशन स्काउटिंग की थी। अब जैसा कि क्रिस्टोफर नोलन ऑथेंटिसिटी में बिलीव करते हैं, यही रीजन है कि मूवी के इथिका के लोकेशन के लिए इटली के फाविग्नाना आइलैंड के एक 15th सेंचुरी कैसल को चुना गया था। बट परेशानी की बात तो ये थी कि ये कैसल सी लेवल से तकरीबन 1000 फीट ऊंचा था। इस मूवी की प्रोडक्शन इस कैसल तक खुद से रोड भी बनाने के लिए तैयार थी, लेकिन इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें ये परमिशन नहीं मिल पाया, जिसके कारण इस कैसल तक पहुंचने के लिए कास्ट और क्रू को लंबी हाइक लेनी पड़ती थी। इसमें डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन भी शामिल थे, जहां पर कुछ लिफ्ट और हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जाता था, बट सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बहुत सारे कास्ट एंड क्रू के हिसाब से ये बिहाइंड द सीन एक सॉर्ट ऑफ बॉन्डिंग रिचुअल की तरह था, जो वो हर दिन शूटिंग से पहले करते थे। ओडिसियस की कहानी में पेनेलोपी को वीव करते हुए बताया गया था, जिसके कारण यहाँ पर एक्ट्रेस एन हैथवे को एक्चुअली पेनेलोपी की तरह वीव करना सीखना पड़ा था। और इस चीज के लिए यहाँ पर एन हैथवे ने नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के एक एंशिएंट वीविंग एक्सपर्ट से ट्रेनिंग ली थी, जो पुराने लूम्स के साथ कपड़ों को डिजाइन करती थी, और एन हैथवे ने इस स्किल को काफी अच्छे तरीके से सीखा है। खैर इसके अलावा मूवी के अंदर सेट ऑफ ट्रॉय को भी डिजाइन किया गया था, जो तकरीबन 1,10,000 स्क्वायर फुट था, और यहाँ पर तकरीबन 2000 एक्स्ट्रास का इस्तेमाल किया गया था। और इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर 60 स्ट्रक्चर्स को बनाया गया था, जिसमें टेम्पल ऑफ अथीना भी था, जिसके अंदर हैंड बिल्ड स्टोन स्टेयरकेस का इस्तेमाल किया गया था, और साथ ही साथ 15 ऑलिव ट्रीज और सिटी गेट को भी बनाया गया था। खैर ओडिसी की कहानी का पार्ट है ट्रोजन वॉर्स, और इस ट्रोजन वॉर्स का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट था वो लकड़ी का घोड़ा, जिसके अंदर सोल्जर्स स्नीकिंगली घुसकर ट्रॉय पर हमला करते हैं। एंड ऑफ कोर्स जैसा कि क्रिस्टोफर नोलन एक परफेक्शनिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पर CGI के बजाय एक रियलिस्टिक लकड़ी का घोड़ा बनवाया था, जो 35 फीट ऊंचा और 8000 से 9000 पाउंड जितना वजनी था, जिसे मोरक्को के बीच पर सेपरेट करके लाकर उसे असेंबल किया गया था, जिसके कारण मूवी के अंदर एक रियलिज्म फील होता है। और तो और जहाँ पर मूवीज में हमेशा घोड़े को गेट के बाहर खड़ा दिखाया गया था, यहाँ पर क्रिस्टोफर नोलन ने इस घोड़े को सैंड में धंसा हुआ दिखाया था, ताकि ट्रॉय वासियों को ये फील हो सके कि ये गिफ्ट पोसाइडन की तरफ से आया है। खैर यही नहीं था जिसे प्रैक्टिकली फिल्माया गया था। एक्चुअली मूवी के अंदर साइक्लॉप्स के सीन के लिए भी बिहाइंड द सीन एक लार्ज पपेट को क्रिएट किया गया था, लेकिन वहीं पर मूवी के लिए यहाँ पर एक्चुअली अपनी विजुअल परफॉर्मेंस दी थी बिल इरविन ने, जिन्होंने इंटरस्टेलर मूवी के लिए टार्स को भी प्ले किया था। इसके ऊपर से एक सीन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर सर्सी एक्चुअली कई सारे सोल्जर्स को पिग में बदलती है, जो कि काफी ज्यादा हॉरिफाइंग होता है। एंड एक्चुअली टू और सरप्राइज इसे बिहाइंड द सीन भी प्रैक्टिकली फिल्म किया गया था, जहाँ पर एनिमेट्रॉनिक पपेट्स बनाए गए थे, जिनके थ्रू इस ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाया गया था। इसके अलावा मूवीज के अंदर एक्सट्रीमली लार्ज जायंट्स लेस्ट्रिगोनियंस को दिखाया गया था, बट यहाँ भी इस सीन को प्रैक्टिकली फिल्माया गया था। और नहीं रियल लाइफ में कोई जायंट्स तो नहीं बुलाए गए थे, बट एक्चुअली कई सारे टॉल एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स को हायर किया गया था, जिनकी लंबाई लगभग 7 फुट या उससे ज्यादा थी। वहीं पर ओडिसियस और उसके सोल्जर्स के लिए
फीमेल स्टंट परफॉर्मर्स को हायर किया गया था, जिसमें मेन ऑडिशियस के लिए भी एक फीमेल स्टंट परफॉर्मर थी। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर ऑप्टिकल इल्यूजन की मदद से इन जायंट्स को एक्सट्रीमली लार्ज दिखाया गया। वहीं पर अगर बात करें इस मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो इसमें म्यूजिशियन लडविग गैरिसन ने अपना म्यूजिक दिया है। और जैसा कि ये मूवी ग्रीक माइथोलॉजी पर बेस्ड है, यहाँ पर कई सारे पुराने ग्रीक इंस्ट्रूमेंट्स को भी उन्होंने रिक्रिएट किया, जैसे कि ग्रीक लायर, और इसकी मदद से उन्होंने मूवी के कई सारे सीक्वेंसेस में ग्रीक म्यूजिक भी क्रिएट किया है। फाइनली अगर बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में, तो वो काफी आइकॉनिक साबित हुई है, जहां पर $250 मिलियन के साथ ये क्रिस्टोफर नोलन की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवीज में से एक थी। बट फिर भी इस बजट पर इसने अब तक $988 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए हैं, और क्रिटिकली भी इसे काफी अच्छा खासा अक्लेम मिला है। हाँ, वो बात अलग है कि कई सारे क्रिटिक्स के हिसाब से यहाँ पर हिस्टोरिकल एक्यूरेसी में बहुत सारी क्रिएटिव लिबर्टीज ली गई है क्रिस्टोफर नोलन के द्वारा, जैसे कि लैंग्वेज, कास्टिंग और ओवरऑल लुक को लेकर, जहां पर बहुत सारे फैंस के हिसाब से इस तरह की इनएक्यूरेसीज की वजह से इमर्जन टूट जाता है। बट फिर भी बहुत सारे लोगों को ये मूवी पसंद आई है, जिसके कारण ये नंबर हमें देखने को मिला है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको ओडिसी मूवी कैसी लगी, और अगली बार आप इस चैनल पर और क्या देखना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप हमारी ऐसी वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक के लिए आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।